टीचिंग रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक हॉब्स के बारे में पढ़ा था, उनके प्रसिद्ध विचारों के बारे में पढ़ा था, उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार, सामाजिक समझौते संबंधी विचार एवं संप्रभुता संबंधी विचार आदि पढ़ा था। आज हम दूसरे प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक लॉक के बारे में पढ़ेंगे। लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है और इन्हें सामाजिक समझौते के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लॉक का जन्म 1632 में प्यूरिटन संप्रदाय में हुआ था। लॉक का जन्म कब हुआ था? 1632 में प्यूरिटन संप्रदाय में। इनकी मृत्यु 1704 में हुई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1632 और मृत्यु हुई थी 1704 में। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी पहली जो रचना प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1689 में। क्या नाम था? लेटर्स ऑन टोलरेशन फर्स्ट। लेटर्स ऑन टोलरेशन से संबंधित अगली श्रृंखला सेकंड 1690 में प्रकाशित हुई थी और इसी से संबंधित तीसरी पुस्तक 1692 में आई थी। इनकी चौथी पुस्तक थी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो ऊपर के तीन जो श्रृंखलाबद्ध की पुस्तकें हैं उससे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। पांचवी पुस्तक क्या नाम है? एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1692 में। अब इनके ये विचारों को पढ़ते हैं। सामाजिक समझौता संबंधित इनके क्या विचार है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो इन्होंने क्या कहा मानव संबंधी विचार को लेके कि मानव कैसा है? सहयोगी और सामाजिक है। इसके विपरीत हॉब्स ने क्या माना था कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है? झगड़ालू, लालची, स्वार्थी, ये सब कहा था। और उसके विपरीत लॉक ने कहा था कि मानव स्वभाव कैसा है? सहयोगी एवं सामाजिक। मनुष्य स्वभाव से एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा माना और हॉब्स ने कैसा माना? खराब माना। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू, कारी आदि होते हैं और उसके विपरीत लॉक ने क्या माना है कि मनुष्यों में कैसे गुण होते हैं? सहयोग, प्रेम, दया, सद्भावना आदि सारे उनके अंदर सामाजिक प्राणी वाले गुण होते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था को इन्होंने कैसा माना? शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था माना। कैसी अवस्था माना? जो शांति जिसमें है, संपन्नता है, सहयोग है, समानता है तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। और हॉब्स ने कैसा माना था? हॉब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित है, निरंतर संघर्ष की अवस्था है। हॉब्स ने जितनी बुराइयां दी थी, लॉक ने उसके विपरीत उतनी अच्छाइयां दी थी। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के 3 अधिकारों के बारे में बताया था। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। तो प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि लॉक ने किन 3 अधिकारों के बारे में बताए हैं। तो पहला अधिकार कौन सा है? जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा क्या है? संपत्ति का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है और वह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लॉक क्या मानते हैं कि प्राकृतिक जो अवस्था है उसमें व्यवस्था विद्यमान है, अर्थात अराजकता नहीं है और वो व्यवस्था किस पर आधारित है? विवेक पर आधारित है। लॉक कहते हैं तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा रखते हो। अब एक इंसान अगर दूसरे इंसान से अच्छी व्यवहार की कामना करता है तो उसे खुद भी दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस पर डनिंग ने क्या कहा? यह पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्ण राजनीतिक अवस्था है। अब यहाँ पर डनिंग क्या कह रहे हैं? लॉक की आलोचना कर रहे हैं और उनकी आलोचना कहते हुए कह रहे हैं कि यह पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा, अर्थात जो प्राकृतिक अवस्था है लॉक की, वह पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा क्या है? केवल पूर्ण राजनीतिक अवस्था है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि पूर्ण सामाजिक अवस्था की जगह पे पूर्ण राजनीतिक अवस्था किसने कहा है? तो किसने कहा है? डनिंग ने। अब इनका सामाजिक समझौता देखते हैं। मनुष्यों में 2 प्रकार के समझौते होते हैं। पहला समझौता
प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना होती है। अर्थात हॉब्स ने केवल एक समझौते के बारे में कहा, और लॉक ने क्या कहा कि लॉक ने कहा कि दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहला से किसकी स्थापना होती है? समाज की स्थापना होती है। मतलब पहला जो समझौता होता है मनुष्यों में, वो प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना के लिए होता है। अब दूसरे समझौता के बारे में देखते हैं। दूसरी प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक अर्थात व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह से करते हैं, तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो दूसरा समझौता होता है वह समाज और मनुष्य मिलके करते हैं, और पहला समझौता कौन करता है? मनुष्य और मनुष्य मिलके करते हैं, जिससे समाज की स्थापना होती है। और जो दूसरा समझौता होता है वह जो समाज के मनुष्य होते हैं उनसे और शासक के मध्य होता है, जिसके द्वारा राज्य संस्था की स्थापना होती है। हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा था? उन्होंने कहा कि सिर्फ मनुष्य और मनुष्य समझौता करते हैं, शासक उनके समझौते का भाग नहीं बल्कि परिणाम था। और लॉक के बस विचार से क्या स्पष्ट है? उनके अनुसार दो समझौते होते हैं। पहला प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना होती है जो मनुष्यों में होती है, और जो दूसरा होता है वो होता है समाज के मनुष्य और शासक के मध्य। अर्थात लॉक के समझौते में शासक परिणाम न होकर एक भाग होता है, और हॉब्स के समझौते में शासक एक भाग न होकर परिणाम होता है। इनमें लॉक और हॉब्स में ये प्रमुख अंतर होता है उनके सामाजिक समझौते में। लॉक एक निरंकुश राजतंत्र वरन मर्यादित राजतंत्र के पक्ष में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अगर हम एक दूसरे से तुलना करें लॉक और हॉब्स की, तो एक ये अंतर मिलता है कि हॉब्स ने कैसा राजतंत्र माना है? निरंकुश राजतंत्र। और जबकि लॉक ने कैसा राजतंत्र माना है? मर्यादित राजतंत्र। ये कभी कभी पूछता है कि मर्यादित राजतंत्र किससे संबंधित है, तो आंसर में हम क्या लगाएंगे? लॉक। अगर वो ऐसे पूछे कि निरंकुश राजतंत्र किससे संबंधित है, तब हम ऑप्शन में क्या देंगे? हॉब्स सही उत्तर लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं लॉक एक निरंकुश राजतंत्र की जगह किस राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है? मर्यादित राजतंत्र। तो मर्यादित राजतंत्र अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि मर्यादित राजतंत्र की अवधारणा से कौन संबंधित है, या मर्यादित राजतंत्र की स्थापना किसने की, या मर्यादित राजतंत्र की धारणा से कौन दार्शनिक संबंधित है, तो उनका सबका आंसर क्या होगा? लॉक। और वहीं अगर निरंकुश राजतंत्र पूछे तो उससे कहीं भी निरंकुश राजतंत्र है, कहीं मिलान करने वाला क्वेश्चन आए, या फिर ये पूछे कि निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा किसने दी, या ये पूछे कि निरंकुश राजतंत्र से कौन से दार्शनिक संबंधित हैं, तो वहाँ हम क्या उत्तर लगाएंगे? हॉब्स। आगे देखते हैं। लॉक राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया है और शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है। अब यहाँ देखते हैं लॉक ने क्या कहा? लॉक ने राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया है। लॉक के पहले यह कोई भी विचारक या दार्शनिक राज्य और शासन को अलग नहीं माना है, वो सब एक मानते हैं। और लॉक ने क्या कर दिया? लॉक ने राज्य और शासन में अंतर स्वीकार किया, और इसी अंतर के आधार पर वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो अगर ये भी पूछें कि ये शक्ति विभाजन के सिद्धांत से संबंधित कौन है, तो कौन है? लॉक है। लॉक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप से समाज में निहित होती है, तथा सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो, वह समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक ऐसा स्वधान मात्र होती है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। अब इसका अर्थ समझते हैं। लॉक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप से समाज में निहित होती है। जो लॉक ने राज्य की स्थापना की और समाज की स्थापना की, तो उनके अनुसार जो वास्तविक और अंतिम शक्ति होती है उसको उन्होंने किस में समाहित किया? संप्रभुता किस में समाहित किया? समाज में समाहित किया, समाज में निहित होती है। और यहीं अगर हॉब्स के बारे में हम समझे तो हॉब्स ने ये संप्रभुता या फिर अंतिम शक्ति किस में संबंधित माना? वो निरंकुश जो सत्ता थी उसमें माना था।
सरकार के कार्य तथा उसकी सीमाएं। लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। अब देखते हैं, लॉक ने संविदा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। अगर पिछले क्लास की बात करें तो हमने हॉब्स के बारे में क्या पढ़ा कि वो राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? कॉमनवेल्थ की। और यहाँ पे लॉक ने संविदा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? ट्रस्ट शब्द का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया, या ट्रस्ट शब्द किससे संबंधित है, या ट्रस्ट शब्द संविदा के स्थान पर किसने प्रयोग किया, ट्रस्ट शब्द का लॉक ने किसके स्थान पे किया है, इत्यादि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वह सरकार को समाज के अधीन रखना और इस बात पर जोर देना चाहता था कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हराया जा सकता है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं। लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, इसलिए किया लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किस लिए किया था? इसलिए कि वह चाहता था कि जो सरकार है, सरकार को समाज के अधीन रखना चाहता था। सरकार को समाज के अधीन रखना चाहता था, ना कि समाज को सरकार के अधीन रखना चाहता था। मतलब जो लोग हैं, समाज के मनुष्य हैं, वो सरकार के अधीन नहीं हैं। जो सरकार है वो समाज के मनुष्यों के अधीन है। और इस बात पर जोर देना चाहता था कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है। वो सरकार को याद दिलाना चाहता था कि जो सरकार है वो किस लिए स्थापित है? जनहित के लिए स्थापित है। अगर वो जनता का हित नहीं करता है तो जनता उसे बदल सकती है, उसे हटा सकती है और दूसरी सरकार स्थापित कर सकती है। तो जो सरकार था लॉक के सामाजिक समझौते में, वो कैसा था? वो निरंकुश नहीं था, वो मर्यादित था। वो जनता के अधीन था, समाज के मनुष्यों के अधीन था, ना कि समाज के मनुष्य सरकार के अधीन थे। और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। अगर उसने ट्रस्ट की अवहेलना की, ट्रस्ट का क्या संबंध मतलब हुआ? संविदा का। संविदा मतलब समझौता, कि अगर सरकार ने जो संविदा हुआ है मनुष्यों के साथ, अर्थात जो उनका सामाजिक समझौता हुआ है, अगर उन शर्तों की अवहेलना करता है, उनका पालन नहीं करता है, तो उसे क्या क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। इसके संबंध में हरमोन ने क्या कहा है? सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हरमोन ने लॉक के सामाजिक समझौते को लेकर कहा कि जो सरकार है, सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात जो अधिकार जनता को प्राप्त हैं, वह अधिकार सरकार को प्राप्त नहीं है। सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य ही हैं। सरकार का कोई अधिकार नहीं है, सरकार के सिर्फ क्या है? कर्तव्य हैं। अतः यहाँ पे लॉक के सामाजिक समझौते को स्पष्ट करते हुए हरमोन ये कहता है कि सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। उसके पास सिर्फ क्या है? जनता के प्रति कर्तव्य हैं, जिसका पालन उसे करना है। और अगर इस कर्तव्य का पालन सरकार नहीं करता, ट्रस्ट शब्द की अवहेलना करता है, समझौते का पालन नहीं करता, अपने समझौते में जो शर्तें हुई थी अगर उसका पालन नहीं करता, तो समाज के मनुष्य क्या कर सकते हैं? उसको हटा सकते हैं। आगे देखते हैं, जीवन संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार को 3 कार्य करने होते हैं। अब यहाँ पे समाज के सरकार के कितने कार्य बताए गए हैं? 3। पहला व्यवस्थापिका संबंधी, दूसरा न्यायपालिका संबंधित और तीसरा कार्यपालिका संबंधित। तो देखते हैं इस पहला व्यवस्थापिका संबंधित। अब व्यवस्थापिका संबंधित कौन कौन से कार्य हैं? मानव जीवन को व्यवस्थित रखने और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित अनुचित न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना है। प्राकृतिक कानूनों की सर्वमान्य व्याख्याएं प्रस्तुत करना है। अब जो व्यवस्थापिका संबंधित कार्य हैं वो कौन कौन से हैं?
वो हैं कि जो मानव जीवन है उनको व्यवस्थित रखना चाहिए, उनके विवादों का निर्णय करना चाहिए, उन्हें उचित न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना चाहिए। मतलब कोई ऐसा पैमाना बनाना चाहिए या फिर ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए जिससे उचित अनुचित का पता चल पाए, न्याय अन्याय का पता चल पाए। प्राकृतिक कानूनों की सर्वमान्य व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, जो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून थे उनकी व्याख्याएं उन्हें करना चाहिए। ये कौन कौन से कार्य हो गए, ये हो गया व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। अब हम देखते हैं न्यायपालिका संबंधी कार्य। न्यायपालिका संबंधी कार्य क्या है? एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना है जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके। अब न्यायपालिका संबंधी कार्य में सरकार को कौन कौन से कार्य करने चाहिए? वो ऐसे कार्य करना चाहिए जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर आधारित हो। किसी व्यक्ति से किसी और व्यक्ति से अगर कोई विवाद छिड़ जाता है तो कौन क्या न्याय है, कानून के आधार पर किसको न्याय दिया जाए, कौन सही है, इसका पता लगाकर उन्हें निष्पक्ष न्याय देना ही सरकार के न्यायपालिका संबंधी कार्य थे। तीसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी। दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा, शांति स्थापित करना, दूसरे राज्यों से संधि करना व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना इसके अंतर्गत आते हैं। सरकार के तीनों कार्यों में से सबसे प्रमुख जो कार्य था वो था कार्यपालिका संबंधी कार्य। और कार्यपालिका में कौन कौन से कार्य आते थे? दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हित की रक्षा करना, अर्थात जो जिस समाज का वो सरकार है उस सरकार का ये कर्तव्य था कि वो अपनी समाज के जो नागरिक हैं उनकी रक्षा दूसरे समाज के नागरिकों से करें या दूसरे समाज से अपने समाज के हितों की रक्षा करें। युद्ध की घोषणा, शांति स्थापना, युद्ध की घोषणा करना हो, शांति स्थापित करना हो, दूसरे राज्य से संधि करना व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना, अर्थात जो न्यायपालिका संबंधी कार्य थे, विवादों का निपटारा करके निष्पक्ष न्याय देना, इनका क्रियान्वयन कौन करता था? कार्यपालिका करती थी। और ये सब सारे कार्य जो हमने ऊपर देखे कि समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करना, दूसरे समाज से संधि करना, न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना तथा ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका संबंधी कार्य के। तो ये तीनों कार्य सरकार के बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार फिर से ऊपर से आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं। लॉक के अनुसार इन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण होना चाहिए। अगर ऊपर हमने जैसे देखा कि था कि शक्तियों का पृथक्करण, तो अगर शक्तियों का पृथक्करण किसने दिया ऐसे क्वेश्चन में आए तो अगर ऑप्शन में लॉक दिखे तो लॉक सही आंसर होगा। अब लॉक ने इसके बारे में क्या कहा देखते हैं। जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जिस समाज में जिस जगह अगर कानून नहीं होता है वहाँ पर अत्याचार प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्यों को दंड का भय नहीं रहता, कोई कानून नहीं रहता, कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं रहती जिससे मनुष्यों में भय हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे अराजकता फैल जाती है, अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। लॉक का राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला जन सहमति पर आधारित राज्य है। अर्थात लॉक का जो राज्य था वो कैसा था? व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित था, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला था तथा जनहित सहमति पर आधारित राज्य था। तो अगर उनकी लॉक के राज्य की विशेषताएं पूछें और ये दे दें निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला राज्य, जनसहमति पर आधारित राज्य और व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित, अगर ये सब विशेषताएं दिए गए हों और ऐसा हो कि इनमें से क्या गलत है तब हम कर सकते हैं। लॉक शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। लॉक ने कहा कि शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण होना चाहिए। अगर शासन ऐसा करने में असमर्थ होती है तो व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि सब व्यक्ति मिलके उसका विरोध करें और उसे पद से हटा दें, क्योंकि सरकार का एकमात्र कर्तव्य होता है जनहित
की सेवा करना। लॉक के राजनीतिक चिंतन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ही शासन की सत्ता को मर्यादित करना है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन, अगर हम इतना समझ जाएं तो लॉक के विचारों को समझना सबसे सरल हो जाएगा। लॉक के राजनीतिक चिंतन का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है? शासन की सत्ता को मर्यादित करना। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मर्यादित राजतंत्र की स्थापना किसने किया है? लॉक ने किया है। और यहाँ पर क्या दिया है कि लॉक के राजनीतिक चिंतन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ही शासन की सत्ता को मर्यादित करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है लॉक चैप्टर की। अगर हम इतना समझ लेते हैं, सिर्फ ये 2 लाइन, तो लॉक के सारे विचारों को समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, क्रांति या राज्य के विरोध का अधिकार। जब जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका अर्थात जो सरकार थी उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वह उसे हटा दे या बदल दे। इसकी व्याख्या हमने ऊपर ही की थी कि यह लॉक कहता है कि सरकार को मनुष्य के जैसे अधिकार नहीं मिले हैं, बल्कि उनके पास क्या है? सिर्फ कर्तव्य हैं। और अधिकार किसको दिए गए हैं? मनुष्यों के, समाज के मनुष्यों को दिए गए हैं। लॉक ने 2 समझौता कहा। पहले समझौता से समाज की उत्पत्ति हुई और दूसरे समझौता से शासन की। और जो शासन था वो कैसा था? मर्यादित राजतंत्र था। वो मर्यादित था, निरंकुश नहीं था। और अगर जो सरकार थी, सरकार अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करती है तो मनुष्य उसका विरोध कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। तो जनता को ये कैसा अधिकार हो गया? सर्वोच्च अधिकार, कि उसे हटा दे। किसे हटा दे? सरकार को हटा दे। अगर सरकार ठीक ढंग से अपने काम को नहीं कर रही है, जो जनता का विश्वास है वो उस सरकार पर से उठ गया, तो जनता का यह सर्वोच्च अधिकार है, वो सरकार को हटा सकती है। लॉक जनता के क्रांति करने के अधिकार पर 2 सीमाएं लगाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लॉक ने जनता के क्रांति करने के अधिकार पर कितनी सीमाएं लगाई हैं? तो कितनी सीमाएं लगाई हैं? 2। पहला देखते हैं, क्रांति तभी की जानी चाहिए जब शासक जनता के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्रांति कब की जानी चाहिए? जब सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम है और शासक वर्ग के अत्याचार ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि उन्हें सहन करना संभव नहीं है। अब इसके पहले सीमा में पहली सीमा कौन सी है? कि मनुष्य या जनता तभी वो सरकार के प्रति विरोध कर सकते हैं या क्रांति कर सकते हैं जब उनके अधिकारों की रक्षा करने में शासक असमर्थ हो जाता है और शासक का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जनता उसे सहन नहीं कर सकती। दूसरी सीमा क्या है? क्रांति के अधिकार का प्रयोग समाज के बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है, अल्पमत द्वारा नहीं। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उठा और शासक के प्रति विद्रोह किया, क्रांति किया और उसने शासक को हटा दिया या सरकार बदल दिया। लॉक ने ये सीमा लगा दी कि किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। जब तक इसे समाज का बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता और बहुमत द्वारा विरोध नहीं किया जाता, तब तक कोई भी शासक के प्रति क्रांति नहीं कर सकता और सरकार को वो नहीं हटा सकता। आगे देखते हैं सरकार के रूप। अब लॉक ने सरकार के कितने रूप दिए हैं वो देखते हैं हम। लॉक ने सरकार के मुख्यतः 3 रूप दिए हैं। पहला जनतंत्रवादी, दूसरा वर्गतंत्र और तीसरा राजतंत्र। पहला जनतंत्र देखते हैं। यदि समाज व्यवस्थापिका शक्ति अपने हाथ में ले और कानून का निर्माण वो खुद करे, मतलब जो व्यवस्थापिका संबंधी कार्य थी, शक्तियाँ थी, अगर समाज अपने हाथों में लेता है और कानून का निर्माण भी समाज द्वारा किया जाता है, तो सरकार के किस रूप में आएगा? जनतंत्र में। दूसरा वर्गतंत्र। यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सौंप देता है, अर्थात ये मतलब हुआ कि ऊपर जनतंत्र में क्या था कि जो व्यवस्थापिका शक्ति थी वो समाज में थी, और वर्गतंत्र में क्या हो जाता है कि वर्गतंत्र में जो समाज के कुछ गिने चुने लोग होते हैं या फिर उन लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अगर व्यवस्थापिका शक्ति उनके हाथ में होती है, उनमें निहित होती है, तो वह क्या कहलाती है? वर्गतंत्र कहलाती है।
शासन का तीसरा रूप क्या है? राजतंत्र। यदि व्यवस्थापिका शक्ति एक व्यक्ति को दी जाती है तब वो कौन सा सरकार का स्वरूप होता है? राजतंत्र। अर्थात ऊपर के अगर हम तीनों से तुलना करें तो जनतंत्र में समाज में निहित होती है व्यवस्थापिका शक्ति, वर्गतंत्र में समाज के कुछ गिने चुने व्यक्तियों में निहित होती है व्यवस्थापिका शक्ति, और तीसरे में जो व्यवस्थापिका शक्ति होती है वो सिर्फ एक व्यक्ति में निहित होती है। लॉक सामान्यतः जनतंत्र का समर्थन करता है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो अधिकार होते हैं वो सर्वोच्च अधिकार वो जनता में निहित होती हैं, समाज के मनुष्यों में निहित होती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉक जनतंत्रवादी है, अर्थात वो जनतंत्र का समर्थन करता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछें कि लॉक की सरकार के किस रूप का समर्थक है, तो वह किस रूप का समर्थक है? जनतंत्र का। ऑप्शन में जनतंत्र होगा तो हम वही लगाएंगे, वही सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं राज्य और धर्म संबंधी विचार। लॉक के राज्य और धर्म संबंधी विचार। लॉक अपने धर्म संबंधी विचारों का प्रतिपादन लेटर्स ऑन टोलरेशन में किया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि लॉक अपने धर्म संबंधी विचार अपने किस पुस्तक में दिया है, तो हम सही उत्तर क्या लगाएंगे? लेटर्स ऑन टोलरेशन। लॉक कहता है आत्मा और कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। लॉक क्या कहते हैं? आत्मा और कॉमनवेल्थ। यहाँ पर आत्मा का संबंध धर्म से है और कॉमनवेल्थ का मतलब हमको पता ही है, राज्य है। तो धर्म और कॉमन राज्य की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सरकार को धर्म पर नियंत्रण लगाने या उसे निश्चित करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हॉब्स ने क्या कहा था? अगर हम हॉब्स से तुलना करें तो हॉब्स जो धर्म था उसको राज्य सत्ता के अधीन रख दिया था। मतलब जो राज्य सत्ता थी वो सर्वोच्च थी और जो धर्म था वो राज्य सत्ता के अधीन था। और यहाँ पे लॉक ने क्या किया? लॉक ने इन दोनों को ही अलग कर दिया कि राज्य सत्ता अलग है और धर्म अलग है। अगर जो सरकार है अर्थात राज्य सत्ता है धर्म पर नियंत्रण करता है या उसे निश्चित करने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है, अर्थात सरकार अलग है और धर्म पूर्ण रूप से अलग चीज़ है। धर्म की सहिष्णुता की नीति का आधार राजनीतिक सुरक्षा है। अगर लॉक ये कहता है कि जो सहिष्णुता की नीति है उसका आधार क्या है? राजनीतिक सुरक्षा है। इस पर प्रोफेसर वाहन ने क्या कहा, देखते हैं। लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज़ का आधार व्यक्ति है। प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता की सुरक्षा रखना है। अर्थात प्रोफेसर वाहन ने लॉक की प्रणाली के बारे में कहा कि लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज़ का आधार व्यक्ति है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि व्यक्ति, और लॉक ने सरकार की या फिर शासन के जगह पर व्यक्ति को सर्वोच्च माना है। सारे अधिकार व्यक्ति को दिए हैं, उनका सारा झुकाव व्यक्ति की तरफ है। तो लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज़ का आधार क्या है? व्यक्ति है, उसका हित है, उसकी सुरक्षा है, और प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता को सुरक्षित रखना है। और उसके जितनी भी विचार हैं उसकी अगर व्याख्या को हम ठीक ढंग से देखें तो क्या निकल के आता है? यही कि लॉक व्यक्ति कोई प्रभुता मानता है, प्रभुता की शक्ति उसमें समाहित मानता है। अब देखते हैं मैक्सी, सॉरी ये कट गया थोड़ा, या ये मैक्सी है। मैक्सी क्या कहते हैं? राज्य सत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। अब इन्होंने कहा, मैक्सी एक आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो लॉक है, लॉक की राज्य सत्ता की स्थिति को लॉक ने क्या किया? राज्य सत्ता की स्थिति को उच्चतर नहीं बनाया है, वो समाज को और समाज के मनुष्य को उच्चतर माने हैं। तो राज्य सत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। मैक्सी ये कहते हैं कि लॉक का जो विचार था वो अपना विचार राज्य सत्ता की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नहीं, अर्थात उसे उच्चतर बनाने के लिए नहीं दिए, अपितु उनकी मर्यादाओं को उल्लेखित किए। मतलब उनके अधिकार नहीं है, उनके कर्तव्य हैं, संप्रभुता सरकार में निहित ना हो के जनता में निहित है। सरकार ऐसे कोई काम नहीं कर सकता जिससे संविदा या ट्रस्ट की अवहेलना हो, मनुष्यों की सुरक्षा में बाधा आए, वो सुरक्षा
महसूस ना करें, उनके हितों की सुरक्षा हो आदि। ये सब क्या है? ये सब हैं सरकार की मर्यादाएं, अर्थात राजसत्ता की मर्यादाएं। तो इसी बात को आधार बना के मैक्सी ने क्या कहा है कि राजसत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना नहीं, अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। हम चलिए अब इसी से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लॉ के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हम पढ़ चुके हैं। अब आज का यहाँ तक का हमारा अध्याय ख़त्म। धन्यवाद।